2019 के जब ही कार्यभार संभाला, तुरंत कोविड आ गया। कोविड के कारण आम जन जो था प्रभावित था, उसमें विधानसभा भी प्रभावित थी और कई विधानसभा के सत्र हमने उस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का मापदंड वो इस प्रकार से करने पड़े कि जो हमारे विजिटर्स थे उनको रोका। विधानसभा की गैलरी में हमारे अपने माननीय विधायकों को हमने निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ विधानसभा का सत्र भी बहुत जरूरी है। तो हमने उन दोनों चीजों को देखते हुए कोविड काल के अंदर भी विधानसभा के सत्र को चलाया। विधानसभा के अंदर मेरी विधानसभा में 45 गांव, जिन गांवों के अंदर मेरा लगातार संपर्क और जो उनकी समस्याओं का समाधान है उसको लेकर के मैं निरंतर सक्रिय रहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज मुखातिब करा रहे हैं आपको हम हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत पैठ रखने वाले राजनेता के साथ। ऐसे राजनेता जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि राजनेता कम और समाज में रहने वाले यानी कि समाज से भी ज्यादा लगते हैं। एक ऐसे राजनेता जिनके पास राजनीति का भी और संगठन का भी लंबा चौड़ा और अच्छा खासा अनुभव है। एक ऐसे राजनेता जब बोलते हैं तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं। जी हां, क्योंकि वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद केशव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहला सवाल सर, सबसे बुनियादी सवाल, 2019 में कुछ टारगेट्स जो लेकर चले थे प्रदेश के नजरिए से भी और अपने विधानसभा के नजरिए से भी, क्या लगता है कहां तक अचीव कर पाए हैं उन गोल पॉइंट्स को, उन चेक पॉइंट्स को सर? केशव जी, जब 2019 में मुझे सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली, तो मन के अंदर एक कल्पना थी, एक संशय भी था कि क्या जो सभी पक्षों के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग, इनको हम कैसे इकट्ठा लेकर के चल पाएंगे। तो मैंने प्रयास किया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दावे से भी कह सकता हूं कि हमारा जो विधानसभा का सत्र है या जो विधानसभा चलती है, देश की अन्य विधानसभाओं के मुकाबले में बहुत कम डिस्टरबेंस जो है विधानसभा के अंदर होती है। विपक्ष की बात भी हम सुनते हैं, सत्ता पक्ष की बात सुनते हैं और चर्चा के ऊपर जोर देते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान चर्चा से नहीं कर सकता है। तो उस बात को लेकर के चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, सब हमारे माननीय विधायक जो हैं वो कंधे के साथ कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और विधानसभा के विकास की दृष्टि से, विधानसभा के कार्यों की दृष्टि से हर प्रकार का सहयोग हमें उनसे मिलता है। जहाँ तक विजन की और लक्ष्य की बात है, मेरे मन के अंदर उस समय एक सोच थी, उस समय एक मेरी ये इच्छा थी कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा क्या कर पाएंगे। 2019 के जब ही कार्यभार संभाला, तुरंत कोविड आ गया। कोविड के कारण आम जन जो था प्रभावित था, उसमें विधानसभा भी प्रभावित थी और कई विधानसभा के सत्र हमने उस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का मापदंड वो इस प्रकार से करने पड़े कि जो हमारे विजिटर्स थे उनको रोका। विधानसभा की गैलरी में हमारे अपने माननीय विधायकों को हमने निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ विधानसभा का सत्र भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने उन दोनों चीज़ों को देखते हुए कोविड काल के अंदर भी विधानसभा के सत्र को चलाया और उस कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से मैंने कहा कि विधानसभा पूरी तरह से आम दिनों की तरह वो काम किया और 2 वर्ष कोविड रहने के कारण जो हमारा लक्ष्य था
कि हमने विधानसभा को ई विधानसभा करना है और जल्दी करना है। 2022 का हमने लक्ष्य दिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि कोविड के बावजूद हम वो अपना लक्ष्य ई विधानसभा पूरी तरह से विधानसभा को ई विधानसभा करने में सफल हुए हैं। आज हरियाणा विधानसभा देश की पहली 2 या 3 विधानसभाओं के अंदर है जिन्होंने पूरी तरह से विधानसभा को ई विधानसभा किया है। अभी आपने देखा जो हमारे पिछले सत्र हुए थे, जो हमने एक आकलन किया है, उस आकलन के अनुसार 97% पेपर की सेविंग हुई है और कुछ पेपर्स जो हमें रिकॉर्ड की दृष्टि से हमें रखने पड़ते हैं वो हमने उनको रखा है, लेकिन 97% पेपर की बचत, और जिससे मैं समझता हूँ कि पेपर की बचत मीन्स वृक्षों का जो कटाई है उसके ऊपर रोक और पर्यावरण, तो उस दृष्टि से हमने ई विधानसभा को पूरी तरह सफल करने के लिए चाहे हमने यहाँ पर विधानसभा के अंदर ही एक ट्रेनिंग सेंटर ई सेवा केंद्र के नाम से हमने स्थापित किया, जहाँ सभी अपने विधायकों को, सभी अपने जो विधानसभा के स्टाफ है उसको, और यहाँ तक कि सरकार के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी ई विधानसभा की जानकारी देने के लिए उनको भी ट्रेनिंग हमने वहाँ पर दी है। तो उस दृष्टि से जो एक लक्ष्य था कि ई विधानसभा बनाने का, वो हमने किया है जी। और विधानसभा के अंदर और कई जो हमने प्रयास किए हैं सुधार करने के, जैसा एक सबसे बड़ा जो था कि 50 या 52 साल की विधानसभा होने के पश्चात भी 1966 के अंदर विधानसभा बनी थी और लगभग 55 साल 56 साल के बावजूद हमारी विधानसभा पंजाब कानूनों के मुताबिक चलती थी। पंजाब के कानून हमारी विधानसभा के ऊपर लागू होते थे, तो हमने उन सभी कानूनों को यहाँ विधानसभा के अंदर एक रूल्स के अंदर, सारे रूल्स के अंदर सारे जो नियम कानून थे उनको बदला और आज विधानसभा जो है वो हरियाणा विधानसभा के कानूनों के मातहत चलती है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि जो काम लगभग 50 साल 55 साल पहले हो जाना चाहिए था वो भी हमें करने का ये अवसर मिला, ये मिसाल रखी गई। हाँ, बतौर विधायक अगर बात करें सर, तो पंचकुला यानी कि अपने क्षेत्र को कितना समय दे पाते हैं और एक्शंस ऑफ प्लान्स किस तरह के रहते हैं वहां पर? नहीं, देखिए ये एक मेरे लिए सुविधा कह लीजिए, ये हाँ। भगवान की कृपा कह लीजिए कि मेरी विधानसभा का जो हमारा कार्यालय है और विधानसभा के अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं दोनों काम, चाहे वो विधानसभा में अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को उनसे मिलने का, और या विधानसभा के जो काम है उनको अच्छे ढंग से करने में मैं कोशिश भी करता हूँ, सफल भी हुआ हूँ। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी कैसा है सर पंचकुला के लोगों का? शहरी लोग हैं अधिकांश, ग्रामीण क्षेत्र तो पड़ते नहीं है यहाँ पर, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या विधायकों के साथ ये रहती है कि उनको अपनी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करके रखना पड़ता है कि हाँ विधायक जी सबके टच में रहते हैं। क्या इस तरह की बातें यहाँ पर भी रहती हैं लोगों के साथ? नहीं, देखिए ये केवल पंचकुला मेरी विधानसभा का क्षेत्र नहीं है, मेरे साथ लगभग 45 गांव जो हैं वो भी जुड़े हुए। अच्छा, इस तरफ के ही? हाँ जी, विधानसभा के अंदर मेरी विधानसभा में 45 गांव हैं, जिन गांवों के अंदर मेरा लगातार संपर्क और जो उनकी समस्याओं का समाधान है उसको लेकर के मैं निरंतर सक्रिय रहता हूं और किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर भी ग्रामीणों के अंदर संपर्क को लेकर या उनके कार्यों को लेकर के कभी कोई मुझे नाराजगी किसी ने व्यक्त नहीं की। और इसके अलावा हम खुद समय समय पर गांवों के अंदर जाकर के जनता दरबार का आयोजन करते हैं। अभी हमने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले गांव बरवाला जो विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सभी गांवों का जनता दरबार, उसके अंदर जो लगभग 134 कंप्लेंट्स जो या काम कह लीजिए वो आए थे, हमने उनका कोशिश की है कि सभी का समाधान। इसी प्रकार से आज भी यहाँ पंचकुला के अंदर जो पंचकुला क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए भी आज हमने जनता दरबार रखा है और इससे 15 दिन बाद फिर एक जो घग्गर पार के सेक्टर हैं उनके अंदर भी जनता दरबार हम करने जा रहे हैं, ताकि
जनता की समस्याओं को उनके द्वार के ऊपर जाकर के जाना जाए, उनको यहाँ मेरे यहाँ आना ना पड़े, उनकी समस्या का समाधान उनके घर बैठे हो, ये मेरा प्रयास रहता है। जी सर, चूंकि सत्ता पक्ष के लोग भी मिलते होंगे, विधायकों की अगर बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी मिलते होंगे। एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जाहिर सी बात है कि आप सभी विधायकों के बराबर हैं, लेकिन व्यक्ति का एक व्यक्तिगत माइंडसेट भी रह जाता है। कभी आपने अंदर से इस तरह की बात महसूस की कि अगर भाजपा के या सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मिल रहे हैं तो माइंड की अप्रोच अलग है, और विपक्ष के विधायकों के साथ मिल रहे हैं तो माइंड की अप्रोच अलग है, या गुप्ता जी सेम रहते हैं हर जगह? ये देखिए केशव जी, ये बात अगर आप विपक्ष के विधायकों से पूछेंगे तो वो आपको सही उत्तर देंगे। मैं तो कहूँगा कि भी हाँ मेरे साथ तो सभी ठीक है, लेकिन जब आप विपक्ष के विधायकों से बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या मेरा व्यवहार उनके प्रति कैसा है, या सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके प्रति कोई भिन्न है या सेम व्यवहार है, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। चलिए, ये मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगा सर पूछ कर भी। सर, कुछ राजनीति के दार्शनिक पहलुओं पर भी हम बात करना चाहेंगे आपसे। बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीति में। एक वो दौर था जब ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, ना टेलीकम्युनिकेशन अच्छा था, ना मीडिया की इतनी ज्यादा चकाचौंध थी। एक आज का 2023 का दौर है। कितना बदलाव देखते हैं जब 1.5, 2, 3 दशक पीछे मुड़कर देखते हैं स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को? तो देखिए केशव जी, मेरी जो राजनीति की शुरुआत वर्ष 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को, उस स्थापना दिवस के अवसर पर भी मैं पार्टी के कार्यालय में उपस्थित था। 1980 से लेकर के लगभग 2023 आज चल रहा है, लगभग 40 साल 42 साल हो गए। हर दौर को हमने देखा है। वो समय भी देखा है जब विपक्ष के अंदर विपक्ष की आवाज़ कोई सुनता नहीं था। हम सही बात भी कहते थे, वो नज़रअंदाज होती थी। कहीं किसी पर जाकर के हमने संघर्ष किया तो बिना किसी प्रोवोकेशन के लाठीचार्ज, जेल में डालना, 10-10 दिन तक जेल में रखना, ये सारी बातें संघर्ष के समय रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 2 सीटों से लेकर के, जब कोई समय था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, आज लगभग 350 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर है। ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी ने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है, और लोगों ने उस संघर्ष का परिणाम सत्ता के रूप में दिया। और सत्ता के अंदर भी जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से देश विकसित हुआ है, देश विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर भी 2014 से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं, सब लोग उससे आम जन प्रभावित है। क्योंकि जो योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं हैं। हमारा लक्ष्य, जो हमारा पार्टी का ध्येय है, वो सत्ता नहीं, सेवा है। हम सेवा को लेकर के राजनीति में आए हैं, और हमारे जो आदर्श रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी एक सोच थी, उनका एक संकल्प था कि जब तक पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय का, वो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर नहीं जाता, तब तक ये जो आज़ादी है बेईमानी। और उसी को लेकर के हम, हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है, एक आप जैसे लोगों की वो विशाल पीढ़ी है जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर ही हम कहें कि पार्टी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। एक पीछे पीछे वो पीढ़ी भी आपकी उंगलियां पकड़कर चल रही है आपके पगडंडियों पर, जिसे अब पार्टी को आगे संभालना है, यानी कि युवा पीढ़ी। और बहुत बड़ी तादाद में युवा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रहा है। पार्टी के बड़े कुनबे के एक बड़े बुजुर्ग के रूप में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप किस तरह की शक्ति देख पाते हैं युवाओं की खड़ी हुई? क्योंकि कुछ जगहों से बड़े लोगों का, बुजुर्गों का फीडबैक ये मिलता है कि युवा थोड़े तकाजे में है, सोशल मीडिया की चकाचौंध में ज्यादा फंस जाते हैं,
जमीनी हकीकत को थोड़ा कम समझने की कोशिश करते हैं? देखिए, मेरा तो जो हमारी पार्टी के साथ, संगठन के साथ युवा जुड़ रहे हैं, वो जो संगठन की नीति है या संगठन के कार्यक्रम है या संगठन की जो योजनाएं हैं, उनको देख कर के जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहूँगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए या उसके लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। चाहे हम सत्ता में हैं, उस सत्ता में होते हुए भी हम संघर्ष करें। जो गरीब आदमी है, जो गांव के अंदर है, जो लेबर कॉलोनीज के अंदर है, उनकी सेवा करने के लिए संघर्ष करें। ये जो सत्ता जो है एक सेवा का माध्यम है, हम इस बात को कभी भूलें नहीं। भारतीय जनता पार्टी बतौर संगठन दूसरे राजनीतिक दलों से किस तरह से अलग पाते हैं आप इसे? ये देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी नीतियाँ। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो, जैसा मैंने कहा कि अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका उदय करना, उसको हर तरह की जो सहूलियत है वो प्रदान करना। सभी लोग दावा करते हैं, बहुत सारी पार्टियां और भी दावा करती हैं कि हम भी गरीबों के लिए काम करेंगे। बहुत सारे नारे भी आए, गरीबी हटाओ का नारा भी आया और बहुत सारे नारों के साथ। लेकिन जनता देखती है कि वास्तविक में कौन हमारे कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, कौन हमारी सुविधाओं को देने के लिए काम कर रहा है। केवल नारे दे करके हम ज़्यादा देर सत्ता में नहीं रह सकते। थोड़ा कोई समय, एक टाइम आ सकता है कि नारे के बल के ऊपर हमें सत्ता प्राप्ति हो जाए, लेकिन हमें अगर लोगों के दिलों में राज करना है, लोगों के दिलों के अंदर रहना है, तो उसका तो माध्यम केवल सेवा ही है। और हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हम गरीब आदमी की सेवा के काम में जुटे। सर, अगर हम इंटर पार्टी डिसिप्लिन की बात करें, पार्टी के अंदर का जो अनुशासन होता है, उसमें आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परसेंटेज है इस चीज का वो थोड़ा सा ज्यादा है दूसरे राजनीतिक दलों के साथ? क्योंकि संगठन मंत्री जो है आमतौर पर वो यही बात कहते हैं कि अनुशासन ही है हमारी पार्टी का जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारी पार्टी जिस विचारधारा से निकली है, जिस हमारी जो पेरेंट संगठन है, वहाँ उसके अंदर तो हमें केवल अनुशासन ही सिखाया जाता है कि अनुशासन के बल पर, अनुशासन रखते हुए हम किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी की एक विशेषता है जिसका हमें पूरा इसके ऊपर गर्व है। हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका संकल्प है सेवा का संकल्प। अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी संगठन के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, अपने जो हमारे लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और अनुशासन में रहते काम कर रहे हैं। लेकिन जहां आपने दूसरी पार्टियों के बारे में कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो हमारे एक सोच है कि कार्यकर्ता, जैसे अभी हमने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। पन्ना प्रमुख यानी गांव के अंदर, गली के अंदर, एक गली के अंदर एक व्यक्ति जो है, एक कार्यकर्ता, उसका इंचार्ज हो, 15 घरों का इंचार्ज एक पन्ना प्रमुख हो, ताकि वो पन्ना प्रमुख उन 15 घरों की दुख सुख के अंदर शामिल हो सके। बूथ से भी नीचे, बूथ से भी नीचे। पहले हमारी व्यवस्था थी बूथ, हमने नारा दिया था बूथ जीतो चुनाव जीतो। हमने वो उसके आधार पर आज अगर हम यहाँ प्रदेशों के अंदर सत्ता में आए हैं, केंद्र में सत्ता में हैं, उसका आधार वही था बूथ जीतो। लेकिन अब और माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहें, हमने कहा कि जब हमारा लक्ष्य सेवा का है तो हमारा नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारी संगठन की रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बाकी पार्टियां अलग अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन निचले स्तर तक हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो, सेवा के लिए अंदर लगे, उसके लिए जो पन्ना प्रमुख है वो हमने तय किए हैं। और अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है, लगभग 40 विधानसभाओं के अंदर ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। इसको और अच्छे ढंग से करने के लिए हमारा प्रयास है कि पन्ना प्रमुख और सक्रिय हों, ताकि जो
सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक, निचले स्तर तक जा सके, ये पन्ना प्रमुख का काम है। सरकार बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे नए आयाम लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश को ऊपर उठाने के लिए किए हैं, शायद आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे काम हुए हैं जो कभी ये सोचते भी नहीं थे। जैसे धारा 370 खत्म करने की बात थी, नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के अंदर खत्म की, और पूरा जो लोग कहते थे कि ब्लड शेड हो जाएगा, खून बह जाएगा, एक पत्ता तक नहीं हिला। इस प्रकार के जो कार्य, ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, उन निर्णयों की जानकारी देने के लिए जमीनी स्तर पर पन्ना प्रमुख जो है वो हमारे काम करते हैं। इसी प्रकार से अन्य योजनाएं जो सरकार की, जो जनता के हित के अंदर लेकर के आते हैं, चाहे वो जन धन योजना है, हर घर नल की योजना है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना है, ये सारी योजनाएं हर घर घर तक जाएं, हर व्यक्ति को पता लगे इनके बारे में। ये हमारा प्रयास पन्ना प्रमुख के माध्यम से रहता है। सर, बतौर स्वयंसेवक या फिर संघ में रहते हुए अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करना, वो अनुभव लेकर जब पार्टी में आते हैं तो कुछ काम आते हैं वो अनुभव संगठन में, मैं राजनीति में? समझता हूँ कि वो जो अनुभव है वो ही पूरी जिंदगी आपके काम आते हैं। चाहे वो संगठन में काम करना है, भारतीय जनता पार्टी में करना है, या और किसी अन्य संगठन में काम करना है, वो जो सेवा का या कार्य का मौका, या जो जिस संगठन से हम आते हैं वहाँ जो काम करने का अवसर मिलता है, विभिन्न जिम्मेवारियाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसके जो वो हमारा कार्यकाल है, मैं समझता हूँ कि उसी कार्यकाल की परछाई जो है, उसी कार्यकाल का जो आज हम पूरे इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं कि उसी का परिणाम है। एक आखिरी सवाल है सर, आने वाला समय चुनावों का समय है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है। मौजूदा हालातों का अगर आकलन करें, वर्तमान स्थितियों के लिहाज से कहाँ खड़े पाते हैं पार्टी को? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का चुनाव, वर्ष 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव, आज जिस प्रकार से जो व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का है, उनके मुकाबले शायद कोई व्यक्तित्व देश क्या विदेश के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर आज नजर नहीं आता। आज दुनिया जो है नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित है, और उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। तो इसलिए वर्ष 2024 के लिए लोकसभा के अंदर मुझे तो कोई चुनौती किसी भी प्रकार से नजर नहीं आती, या जिस प्रकार से ये जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, उनको ये नजर आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी को कैसे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, और देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए जो पिछले 9 साल के अंदर कार्य किए हैं, शायद कोई व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था। यही स्थिति प्रदेश में आप मानते हैं? हाँ, प्रदेश के अंदर देखिए, प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर हमने कार्यशैली को बदला है। हमने सिस्टम को जो है सिस्टमाइज करने का प्रयास किया है। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर्स हैं, नौकरियों के अंदर पारदर्शिता है। आज गरीब व्यक्ति, जिसके घर के अंदर कुछ भी, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन बच्चा एक मेरिटोरियस बच्चा है, जब उसके घर के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, उसको लगता है कि ये चमत्कार हो गया, मेरी तो कोई सिफारिश नहीं थी, मैंने तो कहीं पैसा नहीं दिया। पहले जो राज्य थे, पहले जो शासन रहे हैं, उनके अंदर इस प्रकार की सारी चीज़ें थी, लेकिन आज मनोहर लाल जी की सरकार ने ये बात आम गरीब आदमी के मन में, जब गरीब आदमी व्यक्ति देखता है कि इस गरीब आदमी का काम हो गया, ये बच्चा पढ़ करके बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई रुपया दिए नौकरी लग गया, तो उनके मन में भी विचार आता है कि वाकई जो सरकार कह रही है, जो कर रही है, वो ये विचारधारा। तो उसी का परिणाम है कि आज अगले 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। राजनीति.com जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर जन समस्याओं के समाधान के लिए गरीब लोगों की आवाज़ बनकर के कार्य कर रहा है, मैं
राजनीति.com की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये चैनल शुरू किया गया है वो उद्देश्य पूरा हो।